महामहिम पर मेहरबानी क्यों? जी हाँ, आज खास तौर पर हम महामहिम राम नरेश यादव और उनका जो नाम उछल रहा है इस पूरे व्यापम घोटाले पे, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सीबीआई जांच की बात जो कांग्रेस कह रही थी, वो मध्य प्रदेश सरकार ने भी झुक गई उसके आगे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबत आदेश भी दे दिया। तो सीबीआई जांच की बात का जो मामला था वो शांत होता दिखाई देता है, लेकिन राज्यपाल राम नरेश यादव, जिनको कि कथित तौर पर जो एक एफआईआर सामने आई थी जो अब क्वैश हो गई है, जिसमें उनका नाम था, उसके बावजूद भी क्यों राम नरेश यादव अभी तक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं? वो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में आने के बाद करीब 10 से 11 राज्यपाल बदल चुकी है या ट्रांसफर कर चुकी है, उसने राम नरेश यादव को मध्य प्रदेश से क्यों नहीं हटाया? वो राम नरेश यादव जो अपने आप को समाजवादी कहते रहे, समाजवादी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे इमरजेंसी के दौरान, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उनको कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राज्यपाल बनाया था। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जनता पार्टी में रहा, जो कांग्रेस में रहा, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इन पर बातचीत होगी, उसके पहले दिखाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले से अपने हाथ साफ कर लिए हैं। हाईकोर्ट को ही सीबीआई जांच का आदेश दे देना चाहिए था। अब हाईकोर्ट को व्यापम मामले में अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाने वाले जबलपुर हाईकोर्ट को ये फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली, और इसी फटकार के साथ मामले की सीबीआई जांच की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। लेकिन फिलहाल ये जांच उसकी निगरानी में होगा या नहीं, ये कोर्ट 24 जुलाई को तय करेगी, क्योंकि 24 जुलाई को ही सीबीआई को व्यापम घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट देनी है। पहले 6 महीने पहले तो कोर्ट में जब यही दरखास्त आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट मॉनिटर कर रही है, उसे करने दीजिए। बट ये क्योंकि ये मीडिया हाइप है इस केस की, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, इसलिए जब ये और बातें हुई तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे को कुछ छुपाना नहीं है, चाहे ए बॉडी करे चाहे बी बॉडी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को घोटाले से जुड़ी मौतों की जांच का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल और व्यापम घोटाले में आरोपी राम नरेश यादव को पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खुद राम नरेश यादव से सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों न हो। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आखिर राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों रोकी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब सभी पक्षों को 4 हफ्ते में देना है। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सरकार की ही एसटीएफ ने लिख रखा है कि भाई उनको उसमें अक्यूज बनाया जाए, और जिनके खिलाफ काफ़ी एविडेंस भी आ चुका है, उसको गवर्नर के पद पर बने रहने देना देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। व्यापम घोटाले में राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम वन रक्षक भर्ती के सिलसिले में आया था। राज्यपाल इसमें आरोपी नंबर 10 हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस भर्ती में 5 लोगों के नाम की सिफारिश की। इसके अलावा राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले और पूर्व ओएसडी धनराज यादव पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को पास कराने का आरोप है। शैलेश यादव की लखनऊ में संदिग्ध मौत हो गई। आरोप लगने के बाद से ही राज्यपाल को हटाए जाने की मांग हो रही है। इसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ये मामला सब जुडिस है। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर आप राज्यपाल के मुद्दे पर जिनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, आपकी सरकार हमेशा एक बचने की कोशिश करती है। नहीं बचते नहीं, कानून के मर्यादाओं का पालन करते हैं। राज्यपाल राम नरेश यादव की नियुक्ति 2011 में यूपीए सरकार में हुई थी। सितंबर महीने में वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। एनडीए की सरकार आने के बाद यूपीए शासनकाल के कुल 11 राज्यपालों को हटाया गया, लेकिन राम नरेश यादव का नाम इसमें अपवाद बन चुका है। सूत्रों की माने तो केंद्र अब उन्हें हटाने पर विचार कर रहा है। बस पीएम मोदी की विदेश यात्रा से वापसी का इंतजार है। व्यापम घोटाला शायद पहला ऐसा मामला है जिसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ इतने सारे लोगों के मरने की भी जांच होगी। सवाल यह है कि जब इस मामले को सीबीआई के हवाले करने में इतने साल लग गए, तो फिर ये मामला कब अपने अंजाम तक पहुंचेगा और कब उसके जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। सजा दिलाने का काम या आप ऐसे कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का काम अब सीबीआई के हवाले है। वो सीबीआई जिसको तोता कहा गया, पिंजरे में कैद तोता कहा गया ऑपोजिशन के द्वारा। वो ऑपोजिशन जो आज सत्ता में है, वही भारतीय जनता पार्टी, अब
उस सीबीआई के जरिए अपने ही राज्य में हुए घोटाले की जांच कराने वाली है। क्या वाकई में जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इन 47 मौतों के साफ तौर पर जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी? आज का हमारा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ कि क्या व्यापम के दागी राज्यपाल को न हटाना बीजेपी की भूल थी? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है ना तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें और इस डिबेट के आखिर में रात 8:30 बजे नतीजे भी आपको दिखाए जाएंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय कराता हूं उनका। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। इसके बाद पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे विवेक तनखा साहब इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक साहब इस पूरी लड़ाई को आगे ले जाने में, व्यापम घोटाले में काफी अग्रणी भूमिका में रहे। याचिकाकर्ता विसिल ब्लोअर आनंद राय, डॉक्टर आनंद राय भी मेरे साथ हैं, जिनकी वजह से मामला सामने आया। संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं संघ के विचारक के तौर पर, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, माफ करिएगा, संजय झा साहब। आप सबका स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर आनंद राय मैं आप ही से पूछूंगा। हम क्योंकि राज्यपाल पर फोकस कर रहे हैं, इस बारे में कोई सबूत है क्या कि राज्यपाल इसमें इन्वॉल्व रहे? सिर्फ आरोप है? नहीं, राज्यपाल के खिलाफ ढेरों सबूत है। राज्यपाल ने अपने लेटर हेड पर 2-3 लोगों को, जिनको फॉरेस्ट कांस्टेबल बनाया गया, उनकी अनुशंसा की। एक्सेल शीट जो STF के पास है, उसमें कई लोगों के नाम के आगे राजभवन लिखा हुआ है। धनराज यादव का जो लड़का है वो खुद डीमेट के माध्यम से सेलेक्ट हुआ है, डेंटल कॉलेज से MDS कर रहा है। धनराज यादव इसमें खुद आरोपी है, जो कि राज्यपाल के OSD थे। राज्यपाल के जो लड़के थे शैलेश यादव, उन्होंने 3-4 लोगों से पैसा लेकर उनको नौकरियां लगवाई, और जो 2 लड़के बचे हुए हैं बाकी, उनके खिलाफ भी STF के पास पर्याप्त सबूत है। लेकिन जिस तरीके से उनको इम्यूनिटी दी गई, उससे कहीं न कहीं STF की जांच को धक्का लगा था। नहीं तो अब तक ये सारे लोग, पूरा का पूरा कुनवा इनका जेल के अंदर होता। संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में आज कहता है गवर्नर के खिलाफ मुकदमा क्यों ना दर्ज हो। इस पर राज्य, केंद्र और गवर्नर को उसने नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, राम नरेश यादव बीजेपी की सरकार के आए 14 महीने हो चुके हैं, राम नरेश यादव पर गंभीर आरोप है, आरोपी हैं, दागी हैं, आपने क्यों नहीं उनको हटाया या बदला? देखिए, कुछ तथ्यों को यहाँ सामने रखना अति आवश्यक है। पहली बात है कि जो STF है, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जिसका गठन शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये STF शिवराज सिंह चौहान जी के अंतर्गत काम करती है। और इसी STF ने, मैं याद दिलाऊं, कि आरोपी नंबर 10 गवर्नर को बनाया है। इसी STF ने गवर्नर के खिलाफ FIR दर्ज कराया है, और इस FIR को लेकर गवर्नर के खिलाफ पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी गई। हाईकोर्ट का कहना था कि, और हाईकोर्ट में मैं बता दूं, हमारे जो वकील थे, अर्थात जो भाजपा के वकील थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप, जो सरकार के वकील थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा द गवर्नर इज नॉट इम्यून, किसी प्रकार की इम्यूनिटी गवर्नर को दी जाए ये हम नहीं चाहते हैं। मगर हाईकोर्ट का ये मत था कि चूंकि वो इम्यून पोस्ट है तो इस FIR को निरस्त किया जाए, अर्थात स्क्वैश किया जाए। अब कोर्ट के ऑर्डर के अधीन पर सरकारों को काम करना होता है। इसके अपील के खिलाफ हमने पूरी तैयारी, देखिए ये जो ऑर्डर आया गवर्नर का, ये अप्रैल महीने के अंत में आया। उसके पश्चात कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट था, वो वेकेशन में गया। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुला है। मीन टाइम जो MP की सरकार थी, उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट से पूरी तरह सलाह मशवरा करने के बाद पूरा केस जो गवर्नर के खिलाफ रिप्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में होना था, उसकी पूरी तैयारी की हुई थी। स्वाभाविक रूप से यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा था। जो काम सरकार को करना था, आरोपी नंबर 10 से बनाने तक कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन, तमाम चीजें की गई। संबित, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। 11 राज्यपाल आपने बदले, राम नरेश यादव के ऊपर आप ही ने कहा कि आपके STF ने कहा कि वो आरोपी नंबर 10 हैं, हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। ऐसी क्या खास बात थी राम नरेश यादव में जो बीजेपी को वो इतने पसंद आ गए? वो राम नरेश यादव जो कि UPA दौरान बनाए गए थे, जो कांग्रेसी माने जाते हैं। 30 सेकंड में बोलिएगा।
नहीं देखिए, वो हमें बिल्कुल पसंद हो या नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो हमें क्यों पसंद होंगे? वो तो कांग्रेसी चरित्र के व्यक्ति हैं और आज जो भी वो कर रहे हैं वो तो कांग्रेस का टिपिकल चरित्र है। आपने और उनको आपने बना ठीक के कहा। रखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बना के रखा हुआ है। नहीं, कमला बेनीवाल जी के साथ आपने क्या किया था? आरोपी तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ही बनाया गया, एफआईआर भी फाइल की गई, कोर्ट में भी घसीट के लिया गया। जो भी कोर्ट निर्णय लेगा मध्य प्रदेश वो के उचित राजभवन होगा। में आज भी बैठे हुए हैं, वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। अगर वो वहां नहीं होते तो शायद एसटीएफ या अब बाकी एजेंसियां उनसे पूछताछ कर सकती थी, उनसे जानकारियां ले सकती थी। जो बात डॉक्टर आनंद राय बोल रहे हैं वो काम आगे बढ़ चुका होता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पर क्योंकि वो राजभवन में है, क्योंकि वो राज्यपाल है, क्योंकि वो महामहिम है, इसलिए हम सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और संबित पात्रा को उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल हिंदुस्तान के संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में बोल रहा हूं। और देखिए, अगर हमें किसी को बचाना होता तो जड़ से ही ना बचा लेते। जो कांग्रेस कह रही है ये एसटीएफ तो इशारों पे काम करती है, मध्य प्रदेश के सरकार और चीफ मिनिस्टर के इशारों पे काम करती है। इशारों पे काम करते तो उनके खिलाफ एफआईआर ही क्यों दर्ज होने देते? आप बताइए, एफआईआर क्यों कराया? एफआईआर क्यों कराया? जी संजय। सुमित जी, मैं आपको एक संविधान की बात हो रही है तो संविधान में एक आर्टिकल 156 है। आर्टिकल 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 कहता है कि यदि फर्स्टली द गवर्नर रिटेन्स हिज पोजीशन एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और यदि प्रेसिडेंट के पास कोई भी वैलिड कारण हो तो बिना कारण बताए हुए दे कैन डिसमिस द गवर्नर। अब आप ये सोचिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का प्रश्न नहीं है, यहां पर केंद्र सरकार की भी मंशा और नीति पर बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है। क्योंकि यदि ये जानते थे, भारतीय जनता पार्टी की यदि नेतृत्व जानती थी कि यहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तो शिवराज सिंह चौहान से आपको बातचीत करने की भी जरूरत नहीं थी। अरे हाईकोर्ट की इम्यूनिटी, उसका भी तो कोई बात नहीं है। अरे ठीक है, इम्यूनिटी हाईकोर्ट से है, लेकिन इस सरकार के पास पूरी आजादी थी दिल्ली में, दिल्ली से आर्टिकल 156 को इंपोज करते हुए। संजय जी 30 सेकंड में बताइए कि क्यों नहीं हटाया? आपको क्या लगता है? हटाते तो खुलासा होता, और इस खुलासे से भारतीय जनता पार्टी को डर है, क्योंकि राम नरेश यादव, शिवराज सिंह चौहान और ढेर सारे नाम को शायद उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज तक उसको बचाने की कोशिश की है। राकेश सिन्हा जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन तनखा साहब आपसे पूछूंगा, क्या राज्यपाल का इन्वॉल्वमेंट, राज्यपाल से पूछताछ उनकी कुर्सी पर बैठे रहते नहीं हो सकती? क्या एसटीएफ या एजेंसीज उनसे पूछताछ तक नहीं कर सकती है? इतनी इम्यूनिटी है उनके पास? अगर आपने हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़ा होगा तो आपने देखा है कि हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको क्वॉश कर दिया है। जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट खुद ही क्वॉश हो चुकी है तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना भी चाहता तो कैसे करते? अगर इम्यूनिटी का प्रश्न था तो इन्वेस्टिगेशन एट द बेस्ट अबेंस में रखा जा सकता था, लीगली आई एम टॉकिंग ऑफ। जब क्वॉश ही हो गया है तो ये तो इम्यूनिटी के बाद भी क्वॉश रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट ने इसको क्वॉश कर दिया है। ये एक तर्क आज हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखा था। दूसरी जो इसमें बड़ा प्रश्न है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था कि देयर शुड बी गाइडलाइंस कि राज्यपाल को किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, तो तब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी प्रश्न के उत्तर में बोला था, भाई गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाएंगे जिनके साथ ये प्रश्न कभी उठेगा नहीं, और कभी कदारे अगर कोई ऐसा प्रश्न आया तो मैं जरूर समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति तो खुद ही चला जाएगा, या राष्ट्रपति या जो सरकार होगी उस दिन की वो उस पे विचार करके अपना एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। हम लोगों को बहुत आश्चर्य लग रहा था कि एक गवर्नर की पोजीशन में, जो गवर्नर कल हाईकोर्ट जजेस रिकमेंड करता है, वाइस चांसलर अपॉइंट करता है, पूरे यूथ जो यूनिवर्सिटीज उसका चांसलर होता है, और बड़े बड़े अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में रहता है, काम करता है, हाउ कैन ही हैव सच चार्जेस अगेंस्ट हिम? आई एम नॉट सेइंग कि तनखा साहब, आप ही ने कहा कि एफआईआर तो क्वैश हो गई, तो राज्यपाल बने हुए, उनकी क्या गलती है? तो दैट इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को आना चाहिए था, एसटीएफ को आना चाहिए था। आज तक तो 3 महीने हो गए लगभग, ना स्टेट को जल्दी थी ना एसटीएफ को जल्दी थी। इतने दिनों से सबको पता था कि ऑलरेडी पिटिशंस वकीलों ने फाइल की है, ग्वालियर के वकीलों ने फाइल की है, ये सुन के उनको फाइल कर देना था अपनी पिटिशंस। राकेश सिन्हा साहब, मेरे फ्रेंड संबित बोल रहे हैं। जी आऊंगा, संबित साहब का जवाब भी लूंगा, संबित ने हाथ उठाया, लेकिन राकेश सिन्हा मैं आपको जोड़ूंगा पहले कमेंट के लिए। आज संबित बता रहे हैं कि तमाम प्रक्रिया पूरी हो रही थी,
बट ये तो आज समझ आ रहा है, मगर इसके पहले तो इसकी किसी को जानकारी भी नहीं थी। बिल्कुल, और ये बीते 4 दिनों में 4 मौतें नहीं होती, 47 तक आंकड़ा नहीं पहुंचा होता, तो शायद मेरे जैसे मीडिया के साथी भी इस पर आज बहस नहीं कर रहे होते। हम लोग हिलकर रह गए जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और राकेश सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है कि राज्यपाल को बचाए रखने में कहीं ना कहीं चूक हो गई है, कहीं ना कहीं बदनामी और गले लग गई है? देखिए, मैं यहाँ 2 बात, संजय झा कुछ कह रहे थे, मैं इस पर उसको आगे बढ़ाता हूँ कि राज्यपाल को केंद्र हटा सकती है। लेकिन उसके पहले जो एक टिप्पणी आई है, बहुत अच्छी टिप्पणी आई है कि अंबेडकर ने कहा था राज्यपाल के पद पर ऐसे लोग आएंगे यदि वो गलती करेंगे तो स्वयं इस्तीफा दे देंगे। पिछले 60 साल में कांग्रेस ने 2 बातें की हैं। एक तो राज्यपाल के पदों का अवमूल्यन ऐसे लोगों की नियुक्तियों से किया है, दूसरा राज्यपाल को हटाना, जैसे संजय झा कह रहे हैं कि राज्यपाल को प्रेसिडेंट किसी अपने प्लेजर से हटा सकता है। देखिए, राज्यपाल को रातों रात हटाया नहीं जा सकता। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का अवमूल्यन मत कीजिए। राज्यपाल पर आरोप लगा, राम नरेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और राम नरेश यादव को हटा दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं मानता हूं, क्योंकि ये मोरल डिक्लाइन का एक सिम्टम है कि राम नरेश यादव पे आरोप लग रहे हैं, उनके बेटे पे आरोप लग रहे हैं, और वे राजभवन में जमे हुए हैं। आज भी राम नरेश यादव का वह धर्म ज्ञान नहीं जग रहा है, कोई इस्तीफा दें। तो मुझे लगता है केंद्र को शिवराज सिंह चौहान का भी नहीं जगा, हटाना चाहिए। आपकी दिल्ली में बैठी सरकार का भी नहीं जगा, जिसने कमला बेनीवाल को रातों रात हटा दिया। राकेश जी, एक बात मैं बता दे रहा हूं कि देखिए, राज्यपाल के पद के साथ यदि आप लगातार छेड़छाड़ करेंगे, इसी कारण से पुंछी कमीशन बना, इसी कारण से सरकारिया कमीशन बना। राज्यपाल के पद को हटाना और राज्यपाल को नियुक्त करना, उसको हटाना, ये ऐसी गंभीर प्रक्रिया तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं राम नरेश यादव खुद इस्तीफा दे दें। 70-80 नहीं, मुझे लगा कि अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है। ये मैंने क्या कहा, देखिए, एक मोरल डिक्लाइन का सिम्टम है। भारतीय राजनीति में नैतिकता की जो गिरावट हुई है, और राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप में नैतिकता पर बहस नहीं हो पा रही है। व्यापम का घोटाला कोई मध्य प्रदेश का नहीं है। आज व्यापम के बारे में मध्य प्रदेश से ज्यादा बाहर क्यों रुचि है? क्योंकि सभी राज्यों में शिक्षा माफिया काम कर रही है। बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में, बिहार में भी एक वाइस चांसलर को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 4 सालों में 6 वाइस चांसलर गिरफ्तार हुए हैं। संजय झा, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप खुद टीचर। संजय झा, सुमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा 2009 से 2013 तक शिवराज सिंह चौहान जी खुद ही मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर रहे हैं। 2009 में उसका खुलासा हुआ था। 4 साल हो गए, घोटाले बढ़ते रहे उनके नाक के नीचे। आज मृत्यु हो रही है, हत्या हो रही है, एक घिनौना भ्रष्टाचार का हम आज चर्चा करें, जब एक भयभीत एक माहौल मध्य प्रदेश के अंदर है। और यहां पर आप ये देखिए, यदि स्पेशल टास्क फोर्स था तो स्पेशल टास्क फोर्स जहां पर आपके प्राइवेट सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के, ओएसडी गवर्नर के बेटे, गवर्नर खुद को है, तो क्या ये स्पेशल टास्क फोर्स ने कहीं एक बार भी शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ की है या कर सकते हैं? ये तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अंत में सच्चाई तो यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश के। संजय जी, क्या आपको लगता है कि सीबीआई अब पूछताछ करेगी? क्या आपको लगता है सीबीआई मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, राज्यपाल से पूछताछ करेगी? सुमित जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इसीलिए हमने हमेशा ये दोहराया है, और हमारा ये उम्मीद है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी पूछताछ होगी, इसकी छानबीन होगी, और तब सच का जो भी सच, अभी तो बहुत सबूत और सुराग शायद विवेक जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन कम से कम वो निगरानी में होगी कि नहीं होगी जांच। फैक्चुअल पोजीशन क्या विवेक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं पढ़ा है। आज ऑर्डर तो नहीं हुआ है। एक बात मैं पूरी कर लूं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की है। बिल्कुल एप्रिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने जबलपुर हाईकोर्ट को फटकार लगाई। एक तरह से देखा जाए तो हाईकोर्ट को फटकार लगाई। देखिए, जब कोई हाईकोर्ट के निर्देशन में काम हो रहा था और हाईकोर्ट कह रहा था हम काम से संतुष्ट हैं, तो क्या किसी राज्य सरकार की गलती होते हुए भी कोई राज्य सरकार अपनी संस्थाओं का मूल्यांकन नहीं कर सकती है? देर सवेर तो बात खुलनी थी, लेकिन संस्थाओं का यदि किसी गलत कारण से सही कारण से अवमूल्यन करते हैं तो कल गलत कारणों से भी अवमूल्यन हो सकता है। इसलिए ये हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की बात एक्सपोज होनी थी। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं सर, मुझे मौका दीजिए। आरटीआई के एक्टिविस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बधाई मैं देता हूं, वे सत्य का उजागर कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज देखने को लगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ये आरटीआई के एक्टिविस्ट
कांग्रेस के वर्कर की तरह ना काम करें। इससे क्या होता है कि आरटीआई के एक्टिविस्ट बीजेपी के वर्कर के रूप में भी काम ना करें। आरटीआई के एक्टिविस्ट की एक अपनी स्वायत्तता होती है, अपनी एक सामर्थ्य होता है और एक बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। यदि आप राजनीतिक दलों के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो कल आरटीआई का ही अवमूल्यन होना। आनंद राय मध्य प्रदेश के आरटीआई का राकेश जी, उनको मैं बधाई मैं आनंद राय को बधाई मैं सिर्फ संघ में काम कर चुके हैं, जहां तक मुझे याद है। मैं इनके इंदौर के बारे में जानता हूं, मैं उस शहर से आता हूं, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास भी है। संघ से जुड़े रहे आनंद राय। मैंने उनको बधाई दी, अभिनंदन किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं उनके प्रति कोई बुरे भाव आप बोल गए हैं राकेश जी, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी आनंद राय जी, पहले तो मैं बता दूं, परसों ही मुझ पे आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस से जुड़े वकील आपका केस लड़ेंगे। मेरा केस प्रशांत भूषण जी ने लड़ा, जो जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मेरा छात्र जीवन का इतिहास निकाल लीजिए, मैं सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर सेल का 2005 से 7 अध्यक्ष रहा। सरकारी नौकरी में आने के बाद मैंने भाजपा में त्यागपत्र दिया। कांग्रेस से तो मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं है। मेरी छवि एक अच्छे ईमानदार नागरिक के रूप में है। ड्रग ट्रायल जैसा मसला, बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिका दर्ज है मेरे नाम से, उस पर सारे नियम कानून बने और वो पूरा का पूरा मुहिम कांग्रेस की यूपीए सरकार के अगेंस्ट था। मल्टीनेशनल दवा कंपनी है, क्लिनिकल ट्रायल वाले जो संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा। राकेश जी एक मिनट, आनंद जी ने बस एक लाइन सर। आनंद जी, जो आप काम कर रहे हो उस पर मैंने सवाल नहीं किया, मैं तो आपको साधुवाद दिया, आपका अभिनंदन किया। मैंने क्या कहा कि मुझे थोड़ी सी ऐसी छवि बन रही है। आपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में राकेश जी, उससे कंफ्यूजन जुड़े हैं नहीं, जुड़े नहीं है, लेकिन जी संबित भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। आनंद राय जो बीजेपी के साथ जुड़े रहे, जो संघ के कार्यकर्ता के तौर पर रहे, वो आज आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार अपने लोगों के खिलाफ क्यों बगावत करेंगे? किस हद तक एक डॉक्टर छात्र परेशान है? आप खुद डॉक्टर हैं संबित, मैंने जानबूझ के आज के डिबेट में आपको बुलाया है। इस पीड़ा को आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं कि आपकी वैलिड सीट पर कोई नाकाबिल आदमी बैठ जाए और वो न सिर्फ पूरे 5 साल की परीक्षा पूरी कर ले, बल्कि वो किसी अस्पताल में जाकर डॉक्टर बन जाए, लोगों को इलाज करने लगे। वो न सिर्फ अपना करियर खराब कर रहा है, न जाने कितनी जिंदगी खराब कर रहा है। आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। देखिए, मैं 2 बातें कह दूं। जैसे कि अभी राकेश सिन्हा जी ने भी साधुवाद दिया, तमाम विसल ब्लोअर्स के जो देश के हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन सबको साधुवाद देना भी चाहिए और हम देते भी हैं। दूसरी बात है, मैं सबका सम्मान करते हुए, मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि सबका सम्मान हम करते हैं, मगर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के वर्डिक्ट पे हम विश्वास भी करते हैं और यही हमारे गाइडिंग फोर्स हैं। चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी पिटीशन लेके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए तमाम लोग, वो वर्डिक्ट फेवर में ही आया। अर्थात हर जगह मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश में हो रहे इन्वेस्टिगेशन, उसके प्रति एक एप्रिसिएशन नोट रहा। और आज राकेश सिन्हा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, जो ओपनिंग वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी वी अप्रिशिएट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये कह के शुरू किया गया है। सम्मान सबके लिए है, मगर सर्वसम्मान सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। अगर न्यायालय बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री आवास, लास्ट टिप्पणी आपकी संजय झा। सुमित जी, देखिए इस संदर्भ में मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, सरकार की हमेशा, देखिए एक विषय पर हम लोग बात करते रहते हैं कि सरकार की मंशा के बारे में समझिए। आपको मैं एक दूसरा बात बताना चाहूंगा। जब यहां पर आपने देखा है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उन्होंने कहा है कि हम पर दबाव दिया गया था कि आप कैसे केस को हैंडल कीजिए। जब आप आतंकवाद के केस पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उल्लंघन हो रहा है, तो आपको इस बात पे कोई दो राय ही नहीं हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये भी हम सबको पता है। अश्विनी कुमार क्या कर रहे थे, हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए क्या था। मैं माफी चाहता हूं, वक्त नहीं मेरे पास। संजय झा और संबित पात्रा मेरे साथ बने रहेंगे। डॉक्टर आनंद राय, मुबारकबाद दूंगा आपको, आपकी लड़ाई कुछ हद तक कामयाब हुई है। विवेक तनखा साहब शुक्रिया, राकेश सिन्हा साहब शुक्रिया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे डिबेट नंबर 2 में, जहां भारत पाकिस्तान की जो कल होने वाली बातचीत है उस पर नजर होगी। लेकिन ब्रेक में जाऊं उसके पहले हमारे आज के सवाल के नतीजे, कि क्या व्यापम के दागी राज्यपाल को न हटाना बीजेपी की भूल थी? इसके जवाब में हमें सैकड़ों की संख्या में जवाब मिले हैं। 93%, 93% लोगों ने कहा है हाँ, यानी बीजेपी की ये बड़ी भूल थी जो राम नरेश यादव को नहीं हटाया गया।